जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं इंडियन इकोनॉमी का सेट नंबर 1। 20 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के, और ये जो 20 प्रश्न होंगे वो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो बिना देर के शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। पहला प्रश्न, इंडियन इकोनॉमी क्या कहा गया है? भारतीय अर्थव्यवस्था को किस श्रेणी में रखा गया है? आपके ऑप्शन है विकसित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और साम्यवादी अर्थव्यवस्था। दोस्तों आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, मिश्रित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में भारतीय अर्थव्यवस्था को रखा गया है। क्यों रखा गया है? क्योंकि भारत में पब्लिक सेक्टर और दूसरा कौन सा, गवर्नमेंट सेक्टर। तो भारत में निजी क्षेत्र और दूसरा पब्लिक और प्राइवेट, ये दोनों, ठीक है, ये आप याद रखना, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं। तो ये जरूर याद रखना, भारत में निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व है, इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में रखा गया है। क्लियर? ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्या कहा गया? 2025 की IMF रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व की कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो दोस्तों 2025 में जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार भारत जो है वो दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, चौथी अर्थव्यवस्था। दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश की है? तो आप बताइएगा। USA की है। दूसरे नंबर पे आपका चाइना। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश चीन है। और नंबर 3 पे कौन सा देश है? तो जवाब होगा जर्मनी। और नंबर 4 पे अपना भारत। तो ये जरूर याद रखना, भारत की अर्थव्यवस्था अब वर्तमान में दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। और हमने किस देश को पछाड़ा था? तो जापान को पछाड़ा था। तो जापान की अर्थव्यवस्था जो पहले टॉप 4 में थी, चौथे नंबर पे, उसको हमने पीछे छोड़ दिया और भारत जो है अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। क्लियर दोस्तों? याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगर आपसे पूछे IMF का मुख्यालय कहाँ पर है, तो वाशिंगटन में ही है। वाशिंगटन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ना एक रिपोर्ट जारी करता है जिसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, ये किसकी रिपोर्ट है? तो दोस्तों जवाब होगा आपका, ये रिपोर्ट है आपकी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की। क्लियर? याद रखिएगा। अगला प्रश्न, क्या कहा गया? भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? दोस्तों भारत की जो राष्ट्रीय आय है उसमें सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? आपके ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे बड़ा जो सोर्स है वो कौन सा है? जवाब होगा ऑप्शन सी, तृतीयक क्षेत्र। और तृतीयक क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? इसको सर्विस सेक्टर अर्थात सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तो ये जरूर याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि तृतीय क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो आप याद रखना, इसमें बैंकिंग आता है, इसमें इंटरनेट आता है, इसमें परिवहन आता है। तो परिवहन हो गया, बैंकिंग हो गया आपका, है ना, और इंटरनेट हो गया आपका, मतलब जो सेवा आप ले रहे हैं तो वो सेवा क्षेत्र है आपका तृतीय क्षेत्र। और भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत तृतीय क्षेत्र माना गया है। अगला प्रश्न, क्या कहा गया? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात बजट का उल्लेख है? दोस्तों हमारी सरकार जो संसद में बजट पेश करती है वो संविधान के कौन से आर्टिकल में लिखा गया? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट के बारे में उल्लेख मिलता है, और जिसको हम साधारण भाषा में क्या बोलते हैं? बजट बोलते हैं। तो बजट का आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 112 है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि वार्षिक वित्तीय विवरण होता क्या है, देखो भारत सरकार क्या काम करती है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि के लिए, मतलब 1 वर्ष की अवधि के लिए अपने खर्चा और अपनी आमदनी का ब्यौरा पेश करती है। ठीक है, खर्चा और आमदनी कैसे? मतलब जैसे मान लीजिए कि भारत सरकार जो है ये विभिन्न योजनाओं पे 100 रुपये खर्च करेगी। ठीक है, अब इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो सरकार जो है टैक्स के रूप में वसूल करेगी। सरकार टैक्स को कलेक्ट करेगी और हो सकता है कि RBI से पैसा भी ले सकती है। तो ये भी आपको उससे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो वो इस 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि में भारत सरकार के द्वारा किए जाने वाले खर्च और उसकी आमदनी का जो ब्यौरा है वही बजट होता है। तो ये जरूर याद रखना, बजट का आर्टिकल 112। आपको ना बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। देखो 1857 की क्रांति हुई थी, और 1857 की क्रांति में ब्रिटिश सरकार को बहुत ज़्यादा वित्तीय नुकसान हुआ।
अब जब वित्तीय नुकसान हुआ तो सरकार के पास पैसे की कमी हो गई। तो अंग्रेजों में एक स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन लॉर्ड कैनिंग को सलाह देते हैं किसकी, कि भारत में बहुत सारा नुकसान हुआ है पैसे का, जो क्रांति हुई है, जो आंदोलन हुए, उनको दबाने में हमारा पैसा बहुत खर्च हो गया। तो जेम्स विल्सन एक कॉन्सेप्ट लेके आते हैं कि भारत में आयकर बढ़ाया जाए। ठीक है, आयकर। ठीक है, आयकर का मतलब क्या है कि लोगों की जो इनकम हो रही है उस पर टैक्स लगा दिया जाए, और उस टैक्स से क्या करेंगे हम, उस टैक्स से लोगों के कल्याण के लिए काम करेंगे, अपने सैनिकों को वेतन देंगे। तो भारत में आयकर का जनक कौन सा था, वो था आपका जेम्स विल्सन। और इसी जेम्स विल्सन ने किसकी अवधारणा पेश की भारत में, बजट की। ठीक है, बजट की अवधारणा पेश की किसने, जेम्स विल्सन ने, और साल क्या था 1860। तो पहला प्रश्न तो यही पूछेगा कि भारत में बजट का जनक कौन है, तो आपका जवाब होगा जेम्स विल्सन को भारत में बजट का जनक माना जाता है। क्लियर दोस्तों, याद रखना बजट के साथ साथ भारत में आयकर का जनक भी कौन है, जेम्स विल्सन है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर दोस्तों, याद रखेंगे। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि बजट कौन पेश करता है, तो हमेशा भारत का जो वित्त मंत्री होता है ना, वो बजट पेश करता है। और वर्तमान में हमारी वित्त मंत्री कौन है, तो निर्मला ताई। ठीक है, निर्मला सीतारमण, आप जानते होंगे। तो ये भारत की वित्त मंत्री हैं, और हमेशा जो बजट आता है वो सबसे पहले लोकसभा में आता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, बजट सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाएगा। तो ये आपसे पूछा जाए एग्जाम में, तो आप इसको याद रखें। क्लियर दोस्तों, चलिए दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था, जवाब होगा RK शनमुखम चेट्टी। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे RK शनमुखम चेट्टी, और इन्होंने 1947 में भारत का पहला बजट पेश किया था। तो ये भी आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। तो वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 में लिखा गया है। अगला प्रश्न क्या कहा गया, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो दोस्तों नीति आयोग का अध्यक्ष हमेशा भारत का प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, भारत का PM। नीति आयोग कब बना था, तो नीति आयोग 2015 में बना था, 1 जनवरी को, 1 जनवरी 2015। क्लियर, याद रखिएगा, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो दोस्तों हरित क्रांति का जनक भारत की अगर हम बात करें तो किसको कहा गया, ऑप्शन बी MS स्वामीनाथन। तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। ये जरूर याद रखिएगा, आपसे पूछा जाए। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई, तो हरित क्रांति की शुरुआत भारत में 1966-67 में हुई थी। और हरित क्रांति का अन्य नाम क्या था, वो है HYBP कार्यक्रम। तो ये जरूर याद रखना, इसकी फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम, हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम, ये हरित क्रांति का दूसरा नाम है, HYBP। इसमें क्या है कि उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का प्रयोग करके उत्पादकता बढ़ाई गई थी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो HYBP कार्यक्रम ये हरित क्रांति का दूसरा नाम है, आपसे पूछा जाए। और दोस्तों मैं आपको बताऊं कभी कि अगर दुनिया में सबसे पहले हरित क्रांति किस देश में आई थी, तो वो थी मैक्सिको में आई थी, मैक्सिको में। और मैक्सिको में किसके सहयोग से आई, तो जवाब होगा नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग, इसको दुनिया में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपसे पूछा जाए तो ये आप याद रखिएगा। तो हमसे पूछा गया था भारत में हरित क्रांति का जनक, आंसर होगा MS स्वामीनाथन। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है बर्गिज कुरियन। बर्गिज कुरियन कौन सी क्रांति के जनक हैं, तो जवाब होगा व्हाइट रिवॉल्यूशन, श्वेत क्रांति का जनक है आपका बर्गिज कुरियन। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछ लेता है, आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्या कहा गया, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए पात्रता की आयु क्या है। दोस्तों प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो है ना, वो 18 से 50 साल के उम्र के व्यक्तियों के लिए है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। और ये योजना 2015 में शुरू की गई थी। ठीक है, ये योजना क्या कहती है कि किसी भी परिस्थिति में मृत्यु होने पर आपको 2 लाख रुपए का बीमा कवर मिलेगा। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना वो 2015 में शुरू की गई, और इसमें जो पात्रता की आयु सीमा रखी गई है वो 18 से 50 वर्ष रखी गई है। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक है, तो 1956 से 1961 किस मॉडल पर आधारित थी। तो दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमने भारी उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा दिया, और ये जो मॉडल था ना वो था PC महालनोबिस मॉडल। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, PC महालनोबिस मॉडल, ये दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल था। दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में जो PC महालनोबिस है इनका जन्मदिन कब होता है, तो हर साल 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस होता है, राष्ट्रीय
सांख्यिकी दिवस। और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है ना, ये पीसी महालनोबिस का जन्मदिन होता है। क्लियर दोस्तों, याद रखना। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956-61 में ये इसका टाइम पीरियड है, तो ये जरूर याद रखिएगा। और इसका जो मॉडल था वो पीसी महालनोबिस के द्वारा तैयार किया गया था। महालनोबिस जो हैं इन्हें भारतीय सांख्यिकी का जनक कहा जाता है और इनका जन्मदिन 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न क्या कहा गया, भारत में जीएसटी की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों जीएसटी जो है भारत में कब लागू हुआ? आपका सही जवाब होगा 1 जुलाई 2017 में। तो 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी की शुरुआत हुई दोस्तों। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो जीएसटी है ना वो कैसा कर है, तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, तो ये जरूर याद रखना। इनडायरेक्ट टैक्स होता है जीएसटी। और यहाँ आप ध्यान रखिएगा कि भारत के संविधान में एक संविधान संशोधन हुआ, कौन सा? 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016, जिसके द्वारा जीएसटी को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो ये भी आप याद रखिएगा, जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। और भारत में जीएसटी के लिए जो समिति बनी कौन सी थी? विजय केलकर समिति, विजय केलकर समिति। तो ये जरूर याद रखना किस समिति की सिफारिश पर जीएसटी भारत में लागू किया गया। आंसर होगा विजय केलकर समिति। दोस्तों क्या आपको पता है कि जीएसटी का जनक भारत में किसको माना जाता है? तो आप याद रखिएगा जीएसटी का जनक कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी, इनको भारत में जीएसटी का जनक माना जाता है। क्लियर, याद रखेंगे। चलिए आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ जीएसटी के बारे में। देखो दुनिया में सबसे पहला जीएसटी किस देश में बना था? तो दुनिया में सबसे पहला जीएसटी बना फ्रांस में 1954 में। फ्रांस का एक व्यक्ति था जिसका नाम था मॉरिस लोरे। तो मॉरिस लोरे के द्वारा सबसे पहली बार जीएसटी की अवधारणा पेश की गई थी। ठीक है, ये अर्थशास्त्री हैं फ्रांस के, मॉरिस लोरे, मॉरिस लोरे, ये भी आप याद रखना। तो 1954 में फ्रांस दुनिया का पहला देश बना था जिसने जीएसटी को लागू किया था। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। और मैं आपको बता दूं भारत ने जिस देश का जीएसटी मॉडल लिया वो कौन सा देश है? तो कनाडा से। तो भारत का जीएसटी मॉडल कनाडा से लिया गया है, ये आप याद रखेंगे। तो हमसे पूछा गया था जीएसटी कब लागू किया गया? तो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया था। अगला प्रश्न क्या कहा गया, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? दोस्तों सभी जानते हैं, ये आलिया भट्ट को भी पता है कि भारत का केंद्रीय बैंक है आरबीआई। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, आरबीआई अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि आरबीआई की स्थापना कब हुई, तो 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई। और जब इसकी स्थापना हुई तो किस शहर में हुई थी? तो आप बताएंगे कलकत्ता में आरबीआई की स्थापना हुई थी। लेकिन वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो आप बताइएगा मुंबई में है। वर्तमान में आरबीआई जो है मुंबई में है, लेकिन स्थापना के समय ये कलकत्ता में स्थापित हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई को भारत में बैंकों का बैंक कहा जाता है। ठीक है, और द लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट भी कहा गया है। बैंकों का बैंक हो गया आपका, भारत का केंद्रीय बैंक हो गया आपका। तो ये तो क्लियर हुआ। अच्छा, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो आप बताइएगा 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो ये भी आप याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों आपसे अगर पूछा जाए कि भारत में 4 जगह नोट छपता है, आप बताओ कहाँ कहाँ पर छपता है? तो मैं आपको बता दूं भारत में 4 जगह नोट, तो आप याद रखना, पहला तो नासिक में नोट प्रेस है, दूसरा मध्य प्रदेश के देवास में नोट छपता है, तीसरा मैसूर कर्नाटक में मैसूर में नोट छपता है, और चौथा पश्चिम बंगाल के सलबोनी में नोट छापने की प्रिंटिंग प्रेस है। तो भारत में एक नहीं 4 जगह नोट छपता है, नासिक इन महाराष्ट्र, देवास इन मध्य प्रदेश, मैसूर इन कर्नाटका और सलबोनी इन वेस्ट बंगाल। तो ये 4 जगह टकसालें हैं, मतलब नोटों की प्रेस है। ठीक है, ये आप जरूर याद रखना। तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? आरबीआई है, ये जरूर याद रखना। एक और क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि आप बताओ कि जो भारत का रिजर्व बैंक है ये कितने रुपए से लेकर कितने रुपए तक का नोट छाप सकता है? तो आप हमेशा याद रखना आरबीआई 2 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक का नोट छाप सकता है, 10,000 रुपये का नोट। क्लियर। लेकिन अब आप कहोगे सर 1 रुपये का नोट भी तो भारत में जारी होता है, तो आरबीआई 1 रुपये का नोट नहीं छापता। क्लियर, याद रखिएगा। आरबीआई की जगह फिर कौन छापेगा? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 1 रुपये का नोट भारत की सरकार छापती है, जिस पर भारत के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। और ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं?
आपका जवाब होगा भारत का जो वित्त सचिव होता है, जो फाइनेंस सेक्रेटरी होता है, वो 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर करता है। जबकि 2 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक के नोट अगर छापे जाएंगे तो उसमें आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होंगे। ठीक है, याद रखिएगा। तो आरबीआई केंद्रीय बैंक है भारत का। अगला प्रश्न क्या कहा गया दोस्तों, गोल्डन रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? दोस्तों स्वर्ण क्रांति भारत में क्यों लाई गई? आपका जवाब होगा ऑप्शन बी, बागवानी और शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए स्वर्ण क्रांति लाई गई है। तो जरूर याद रखिएगा दोस्तों। शहद के लिए ना आप याद रखना, एक है एपीकल्चर। एपीकल्चर क्या है? तो मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। तो ये जरूर याद रखिएगा, एपीकल्चर आपसे पूछ सकता है। और मैं आपको बता दूं, बागवानी के लिए शब्द यूज करते हैं हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर वो बागवानी के लिए यूज होता है, और एपीकल्चर जो है ना वो आपका मधुमक्खी पालन के लिए यूज होता है। तो दोनों आप याद रखेंगे। गोल्डन रिवॉल्यूशन बागवानी और शहद के लिए है। अगला प्रश्न क्या कहा गया, भारत में डेमोग्राफिक डिविडेंड का क्या अर्थ है? दोस्तों डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है? देखो, जब कार्यशील आयु वर्ग में वृद्धि होने लगे, ठीक है, तो इसी को बोलेंगे डेमोग्राफिक डिविडेंड। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन बी। दोस्तों अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि डेमोग्राफी क्या होता है, तो आप बताइएगा जनसंख्या का अध्ययन, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। जनसंख्या का अध्ययन जो है वो डेमोग्राफी कहलाता है। क्लियर, याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या कहा गया, भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में क्या शामिल नहीं है? दोस्तों हमारी जो इकोनॉमी है उसका जो प्राइमरी सेक्टर होता है उसमें कृषि होती है, वानिकी होती है, खनन होता है, पशुपालन होता है, लेकिन बैंकिंग नहीं होता। तो बैंकिंग जो है ना ये थर्ड सेक्टर, अर्थात जो टर्सरी सेक्टर होता है हमारा, थर्ड सेक्टर या टर्सरी सेक्टर उसमें आता है। और टर्सरी सेक्टर को हम क्या बोलते हैं? सर्विस सेक्टर। तो बैंकिंग हो गया, इंटरनेट हो गया, परिवहन हो गया, ये तृतीय क्षेत्र के उदाहरण है। प्राथमिक क्षेत्र में आपका कृषि, खनन और पशुपालन शामिल होता है। अगला प्रश्न क्या कहा गया है दोस्तों, शेयर मार्केट में डीमैट अकाउंट का उद्देश्य क्या है? दोस्तों डीमैट अकाउंट आपने बनाया होगा, अगर आप शेयर मार्केट की नॉलेज रखते हैं या शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो डीमैट अकाउंट जो होता है ना वो अपने शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखने के लिए एक अकाउंट होता है। सही जवाब क्या होगा, भौतिक शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखना वो डीमैट अकाउंट का एक उद्देश्य है। क्लियर, याद रखिएगा। दोस्तों भारत में सबसे बड़ा शेयर बाजार कहाँ पर लगता है? तो आप बताएंगे दलाल स्ट्रीट में लगता है। और दलाल स्ट्रीट कहाँ पर है? मुंबई में है दोस्तों। तो भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार दलाल स्ट्रीट में लगता है, जो मुंबई में है। और भारत में शेयर मार्केट को कौन रेगुलेट करता है? तो आप बताएंगे सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये भारत में एक प्रकार का रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो शेयर मार्केट को रेगुलेट करती है। सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो डीमैट अकाउंट याद रखिएगा, जब आप अपने शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखेंगे तो ये डीमैट अकाउंट में रखे जाते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा गया दोस्तों, कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? दोस्तों गरीबी हटाओ का नारा दिया गया ऑप्शन बी, 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है, याद रखिएगा। और 5वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो 4 साल की योजना थी, तो ये भी आप याद रखें, ये योजना मात्र 4 साल ही चल पाई थी। क्लियर, याद रखेंगे। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि आप बताओ दुनिया में पंचवर्षीय योजनाओं का जनक कौन है, तो आप याद रखिएगा दुनिया में पंचवर्षीय योजनाओं का जनक एक व्यक्ति है, जोसेफ स्टालिन। और जोसेफ स्टालिन सोवियत संघ के हैं। तो सोवियत संघ का व्यक्ति जोसेफ स्टालिन, इसको दुनिया में पंचवर्षीय योजनाओं का जनक माना जाता है। क्लियर, याद रखेंगे। तो गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। अगला प्रश्न क्या कहता है, भारत में जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा, भारत का जो वित्त मंत्री होता है वो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है। और जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो 33 सदस्य होते हैं। और जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आप बताएंगे नई दिल्ली में जीएसटी परिषद का मुख्यालय। अगला प्रश्न क्या कहा गया है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों विश्व बैंक का मुख्यालय ऑप्शन है न्यूयॉर्क, जेनेवा, वाशिंगटन या लंदन। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का मुख्यालय है। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व बैंक कब बना था, तो 1944 में बना था। और विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है? आईबीआरडी है। आईबीआरडी मतलब इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। आईबीआरडी विश्व बैंक का अन्य नाम है। ठीक है दोस्तों, याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि काफ़ी आता है आपके एग्जाम में। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 18 क्या कहता है, प्रश्न में कहा गया राजकोषीय नीति कौन तैयार करता है? तो दोस्तों राजकोषीय नीति क्या होती है? फिस्कल पॉलिसी की अगर मैं बात करूं तो भारत सरकार की आमदनी और खर्चे संबंधित जो पॉलिसी है वो राजकोषीय नीति होती है। और हमेशा जो राजकोषीय नीति बनेगी वो वित्त मंत्रालय के द्वारा बनाई जाती है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा,
भारत में राजकोषीय नीति वित्त मंत्रालय बनाता है। क्लियर दोस्तों। लेकिन अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि भारत में मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, तो आंसर होगा आरबीआई बनाता है। ठीक है, आरबीआई मौद्रिक नीति बनाता है। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर वो होते हैं जो सीधे आरोपित होते हैं, तो कौन सा होगा, सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए। इनकम टैक्स एक प्रत्यक्ष कर है और भारत में हर साल 24 जुलाई को इनकम टैक्स दिवस मनाया जाता है, तो इनकम टैक्स दिवस 24 जुलाई। अगला प्रश्न क्या कहता है, अंतिम प्रश्न होगा आज की क्लास का, नाबार्ड की स्थापना कब हुई। तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को, 12 जुलाई 1982। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई। और कौन सी समिति बनी थी नाबार्ड की स्थापना के लिए, शिवरमन समिति। तो शिवरमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। भारत में जो नाबार्ड बना इसका उद्देश्य क्या था, कृषि, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करना। तो नाबार्ड का मुख्यालय अगर आपसे पूछे तो वो मुंबई में है। तो दोस्तों ये था आज का मॉक टेस्ट जिसमें हमने इंडियन इकोनॉमी के 20 प्रश्नों का अभ्यास किया। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले मॉक टेस्ट के साथ में। और कल जो मॉक टेस्ट आएगा वो आएगा आपका स्पोर्ट सेक्शन में आप अपलोड करूँगा कल में। और उसके बाद आएगा कंप्यूटर का। डे बाय डे हम अलग अलग सब्जेक्टों के जो है वो आपके सब्जेक्टों का अभ्यास करते रहेंगे। जैसे आपका मंडे में ज्योग्राफी के क्वेश्चन का आएगा और ट्यूसडे में आपका हिस्ट्री के क्वेश्चन का आएगा। ठीक है, इस तरह से मैं अलग अलग सब्जेक्ट की तैयारी आपको कराऊंगा, तो मेरे साथ बने रहेगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।